जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनकी ऑक्सीजन को कमज़ोर कर दिया है। पीटीआई के आरिफ अलवी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है इस हुकूमत के बारे में और इमरान खान के बारे में। उनके ख्याल में अगले चंद रोज में इमरान खान बाहर होंगे। उनके इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस बयान देने की क्या वजह है? क्या पाकिस्तान में हालात तब्दील हो रहे हैं? क्या मामला एंड गेम की तरफ जा रहे हैं या कोई और नई जंग शुरू होने वाली है? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत, यूएस की पाकिस्तान पर सैंक्शंस और पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन हालात को देखते हुए पाकिस्तान किस तरह 2025 में एंटर होगा और हमारी क्या फ्यूचर डायरेक्शन होगी। तो इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जो हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है वर्सेस पीटीआई और इमरान खान। पीटीआई की बात करें तो उनका सोशल मीडिया पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की, उनके भी पीटीआई वालों से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये मुशाहिद हुसैन साहब ने एक टीवी प्रोग्राम पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई के जो लिंक्स हैं, उनके जो ओवरसीज लिंक्स हैं, उनके इंटरेस्टिंगली इनकमिंग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात होंगे बजाय कि पाकिस्तानी रियासत के उतने मजबूत ताल्लुकात हों। तो इस वक्त क्लियरली पाकिस्तानी हुकूमत के मुकाबले में पीटीआई का नैरेटिव हमें जीतता हुआ नजर आ रहा है। रिचर्ड ग्रेनल की बात करें जो ट्रंप के स्पेशल एडवाइजर होंगे ऑन स्पेशल मिशंस, उन्होंने भी पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट्स किए हैं और बार बार वो फ्री इमरान खान की बातें कर रहे हैं। रिचर्ड ग्रेनल साहब के मुताबिक इमरान खान ट्रंप की तरह के ही लीडर हैं जिन पर सियासी नौयत के मुकदमात बनाए गए, लेकिन अवाम ने उनका साथ दिया। We had a much better relationship with Pakistan during the Trump administration when a guy named Imran Khan was the leader of Pakistan, and that's because Imran Khan was an outsider. He was a former cricket player. He was actually the captain of the Pakistani national cricket team. He wasn't a politician, and he spoke in very common sense language, and he and Donald Trump had a very good relationship. I actually believe that having people from the outside, non-politicians, common sense people, business people, are the ones that do best. I do too. And so I'd like to see Imran Khan be released from jail. He's currently in prison. A lot of the same allegations, just like President Trump, where the ruling party put him in prison and created some sort of corruption allegations and false allegations. And he's in prison now. ट्रंप की बात करें तो वो भी यूएस की जो डीप स्टेट है, यानी यूएस की जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसको हराकर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं। उन्होंने सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी को शिकस्त नहीं दी, बल्कि यूएस में जो ताकतवर हलके हैं, जो लॉबिंग ग्रुप्स हैं, जो उनका बिग मीडिया है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको उन्होंने शिकस्त दी है। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्रंप चुन चुनकर वो बंदे लगा रहा है जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के खिलाफ हैं, जो वहां पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, जो सिटिंग आर्मी चीफ को फेस टू फेस ग्रिल करते हैं। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि पीटीआई में एक कॉन्फिडेंस आया हुआ है कि देखो रिचर्ड ग्रेनल जो ट्रंप का बड़ा स्पेशल एडवाइजर है स्पेशल मिशंस के हवाले से, वो इमरान खान के हक में ट्वीट्स कर रहा है और दूसरी तरफ ये हुकूमत परेशान नजर आ रही है और अब एक मुज़ाकरात होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक शैम मुज़ाकरात हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है, हुकूमत सिर्फ टाइम बाय कर रही है, जबकि कुछ ये भी समझते हैं कि ये मीनिंगफुल डिस्कशन की तरफ एक अच्छा आगाज हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड्स लड़ लड़कर अब थक गई हैं, तो आखिरकार इन्हें टेबल पर बैठना ही था। ये तो वक्त हमें बताएगा कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं कि नहीं, किस तरह चीजें आगे को बढ़ती हैं। इस दौरान हमने एक और डेवलपमेंट देखी पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के डिसीजन के हवाले से। मिलिट्री कोर्ट्स एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल इकदाम था और उसमें सजाएं भी दे देना, उस हवाले से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की तरफ से एक बैकलैश आ रहा है। 9 मई के हवाले से तकरीबन 25 लोगों को 2 से 10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से। और इसके बाद अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशंस और दूसरी ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिखाया है। उनके हिसाब से मिलिट्री कोर्ट्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और ड्यू प्रोसेस को गारंटी नहीं करती।
अमेरिका कहता है कि हम पाकिस्तानी अथॉरिटीज से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ्री ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस की रिस्पेक्ट करें। इस हवाले से यूके ने भी अपने कंसर्न्स का इजहार किया है और यूरोपीय यूनियन ने भी। और जैसे हम देखते हैं कि इस हुकूमत की सपोर्ट में जो कुछ सहाफ़ी बोलते हैं, उन्होंने यूके और ईयू को रिस्पॉन्ड किया है। इनमें तलत हुसैन का नाम सर फहरिस्त है, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल्फाज में यूके की मजम्मत की है। तलत हुसैन ने यूके की अथॉरिटीज़ को कहा है कि आपने अपने मुल्क में तो बड़े बड़े केसेस बनाए हैं, बच्चों को अंदर किया है, फ़लस्तीन के प्रोटेस्ट को कर्ब किया आपने सोशल मीडिया की बेस पर लोग उठाए हैं। आप कौन होते हो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात पर बोलने वाले? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस हवाले से यूरोपीय यूनियन का है और यूरोपीय यूनियन से एसोसिएटेड है पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है और जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन हमें एक साजगार माहौल प्रोवाइड करता है कि आप हमें अपनी एक्सपोर्ट सेंड करो। यूरोपीय यूनियन कहता है कि पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स के तहत जो सजाएं सुनाई हैं, दे आर इनकंसिस्टेंट विद द ऑब्लिगेशंस पाकिस्तान हैज अंडरटेकन अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। यानी वो कहता है कि पाकिस्तान का ये पूरा प्रोसेस ICCPR के रूल्स के खिलाफ है। और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने GSP प्लस स्टेटस को भी हाईलाइट किया है कि इसकी वजह से आप यूरोपियन मंडियों में ड्यूटी फ्री एक्सेस हासिल करते हो, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। अगर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के पास GSP प्लस स्टेटस ना हो और उनकी प्रोडक्ट्स पर एडिशनल ड्यूटी जायद हो जाएं, तो पूरी दुनिया में कंपटीशन की वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स जलील हो जाएंगे। ये यूरोपीय यूनियन की हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमारी बहुत सी एक्सपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री रखा हुआ है। लेकिन इस हवाले से वो एक शर्त भी आयद करते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स की कंडीशन पतली होगी तो हम आपसे GSP प्लस स्टेटस छीन सकते हैं। उन्होंने ये क्लियर कट एक शर्त रखी हुई है। ह्यूमन राइट्स, प्रेस फ्रीडम, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये चीजें हैं जिसके बारे में वो कहते हैं आप इनकी पासदारी करोगे तब आपको एक्सेस मिलेगी। अब मिलिट्री कोर्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली मिलिट्री कोर्ट्स को तो वो कभी भी इंडोर्स नहीं करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स की तो सिविलाइज्ड वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है, तो इसलिए हम देख रहे हैं अब तनकीद में इजाफा होता चला जा रहा है। GSP प्लस स्टेटस के हवाले से यूरोपीय यूनियन डेवलपिंग नेशंस को एक मौका देता है कि आप अपने मुल्क में इंप्रूव करो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स, उसके बदले में हम आपको GSP प्लस स्टेटस देते रहेंगे। इस हवाले से तकरीबन 27 के करीब इंटरनेशनल कोर कन्वेंशंस हैं जिनकी पासदारी करनी होती है आपको, और उसमें ड्यू लीगल प्रोसेस की गारंटी भी शामिल है, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स की उनके नज़र में कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बहुत से सवाल उठते हैं उसकी लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी की वजह से और सीक्रेसी की वजह से कि ये ओपन ट्रायल नहीं होते, और ओपन ट्रायल ना होने का मतलब है कि उसकी शफाफियत पर सवाल उठ जाते हैं। सिविलियन ट्रायल्स की तरह इसकी पब्लिक स्क्रूटनी के चांसेस बहुत कम होते हैं। पाकिस्तान का इस हवाले से रिस्पांस आया है। पाकिस्तान ने पहले तो ये कहा कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम अपने कवानीन के मुताबिक सजाएं देंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा है कि हम अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ राब्ते में हैं, हम ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी का ख्याल रखते हैं, और इस हवाले से हमने तमाम मुल्जिमान को दिफा का हक दिया है। पाकिस्तान कहता है कि हमारी ये सजाएं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के साथ कंसिस्टेंट हैं। अब ना सिर्फ मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से पाकिस्तान पर तनकीद बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम पर भी पाबंदियां लग रही हैं। इसको हमने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि US सैंक्शन आयद कर रहा है पाकिस्तान पर। अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं उन पर भी पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। पहले इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज पर लग रही थी, अब गवर्नमेंट इदारा, फॉर एग्जाम्पल ये जो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, इसने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, इस पर भी पाबंदी लग गई है। तो इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस काफी लिमिटेड होती जा रही हैं। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चाइना भी आपसे नाराज है क्लियरली, और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूं कि चाइनीज अपने वर्कर्स के अटैक्स के हवाले से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। चाइनीज इस मसले को बार बार फेस टू फेस डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तानियों से, जो भी पाकिस्तानी उन्हें मिलता है। इसी सिक्योरिटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से कोई भी दोस्त मुल्क भी अब हमसे खुश नहीं रहा। मतलब ये दो मुल्क ही कंसीडर होते हैं ना, अमेरिका और चाइना। आप देख लें, एक की तरफ से सैंक्शंस आ रही हैं, एक वैसे ही रुस्सा बैठा है। सऊदी अरब से हम बार बार उनके पीछे पड़े हुए हैं कि जी आप इधर इन्वेस्टमेंट करें, इधर करें। उनकी तरफ से भी बस बयानात ही आ रहे हैं, ऐलानात ही आ रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही।
नहीं। मतलब ये क्लियर कट बात है, जहां पे इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी वहां पे कौन सा मुल्क इन्वेस्ट करेगा? आप जरा सोचें, कौन पैसे लगाने के लिए तैयार होगा जब यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ की चीज ही नजर आती। जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहां पे आपकी रेटिंग्स इतनी खराब है, बिजनेस आउटलुक इतनी खराब है पूरे मुल्क की, और वैसे भी पूरी दुनिया देख रही है कि आपके क्या डिसीजंस हैं, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही। और जो स्टॉक एक्सचेंज को हम ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, ये भी मेरे हिसाब से कोई मैनेज की हुई अरेंजमेंट है जिसके गुब्बारे से किसी भी वक्त हवा निकल सकती है। क्योंकि आप देखें ना, एक तरफ चीजें इतनी ज्यादा महंगी है, लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा, जॉब्स मिल नहीं रही, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, कंपनियां पाकिस्तान से भागकर बाहर दुबई में रजिस्टर हो रही हैं, और आप कह रहे हैं जी आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। ये तो पाकिस्तान के जो अंदर कुछ जो बैठी है ना पावरफुल एंटिटीज, वो इसको पंप कर रही हैं स्टॉक मार्केट को। तो जैसे ही ये हालात इनके कंट्रोल से बाहर निकलने हैं, ये सारा फुस हो जाना है। और ये हमने पहले भी देखा हुआ है, पाकिस्तान में फेक तरीके से डिफरेंट मार्केट्स को ऊपर उठाया जाता है, और फिर जब हालात चेंज होते हैं तो स्टॉक मार्केट फिर क्रैश कर जाती है। स्टॉक मार्केट आपकी इकोनॉमी का ट्रू चेहरा नहीं होती। आपके जब हालात अच्छे होते हैं तो वो सड़कों पर भी नजर आ जाते हैं। असल इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, और आपका जो एक इन्वेस्टमेंट का पार्टनर है चाइना, वो भी इस वक्त कॉशियस हुआ पड़ा है, क्योंकि जिन लोगों को वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भेजता है, जिन इंजीनियर्स को, उनको हम सिक्योरिटी नहीं दे पाते। इतनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि हमने पिछले 3-4 सालों में इतने मिस एडवेंचर कर लिए हैं, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा हुआ, ना कोई पॉलिटिकल मैदान में फ़ायदा हुआ। इस वक्त लड़ाई जारी है। एक तरफ हम देख रहे हैं अवामी ताकत है, अवाम कुछ और चाहती है, दूसरी तरफ स्टेट मशीनरी है। स्टेट मशीनरी के पास हर तरह की ताकत होती है, लॉजिस्टिकल पावर होती है, उनके पास अदालतों की ताकत होती है, उनके पास बंदूकों की ताकत होती है, उनके पास जेलों की ताकत होती है, किसी को पकड़ के जेल में डाल दो। तो ये जो चपकलिश चल रही है, इसमें कोई जीत नहीं रहा। ये लड़ के थक चुके हैं, और इस वक्त अब इनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है, ये हमने पहले ही कहा था, पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि जब मैंडेट जीती हुई पार्टी को नहीं दिया जाता तो तब हालात ऐसे ही होते हैं। मुश्किल फैसले भी वही हुकूमत करती है जिसके पास अवामी मैंडेट हो, और जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं होगा उसको दिन ब दिन शोरशों का सामना करना पड़ेगा। आप देखें इस वक्त पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। कश्मीरी आपसे नहीं खुश, केपी में हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान में आपके सामने हैं, पंजाब में आए दिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, प्रोटेस्ट, जलाओ घिराओ, गोलियों का चलना। तो कोई भी इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट से खुश नहीं है इन्हीं मिस एडवेंचर्स की वजह से। ना अपने लोग खुश हैं, ना बाहर के दोस्त खुश हैं। और जो कंपनीज कई सालों से पाकिस्तान में बैठी हुई थी, वो अब दुबई शिफ्ट हो रही हैं। तो इस वक्त हमें राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने होंगे। अब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, इससे पहले कि वो मज़ीद सख्त हों पाकिस्तान में, पाकिस्तान को चाहिए कि अपने अंदर के जो डिफरेंसेस हैं उनको हल कर ले। पाकिस्तान में आपका दिफा भी बहुत ज़रूरी है, और दिफा के लिए एक मजबूत फ़ौज का होना ज़रूरी है। जिस जगह पर फ़ौज और अवाम में डिफरेंसेस पैदा हो जाएं, वहाँ का दिफा नामुमकिन हो जाता है। और दूसरी तरफ आप अवाम को एलियनेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की बका इसी में है कि यहाँ की जो लोग हैं और फ़ौज, उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात हों। और इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि लोगों के मैंडेट का एहतराम करे। एक वीक गवर्नमेंट जो बैसाखियों के सहारे पर हो, जिसके पास मैंडेट भी ना हो, वो हुकूमत नहीं कर सकती, चाहे उसके पास कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। क्योंकि हुकूमत उसने अवाम पर करनी है। जब अवाम ने ही उसको नहीं जितवाया तो वो कैसे हुकूमत कर सकती है। इसलिए आप हर जगह मसले मसाइल देख रहे हैं। वो हुकूमत मसले हल करने के काबिल नहीं होती जिसके पास मैंडेट नहीं होता। अब 2025 में हम एंटर हो रहे हैं। डेफिनेटली चीज़ें बहुत हद तक तब्दील होंगी। अमेरिका में नई एडमिनिस्ट्रेशन होगी जिसके वहाँ पर अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। तो वो, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, वो अपनी ब्यूरोक्रेसी को कट करना चाहते हैं। वहाँ डोनाल्ड लू और विक्टोरिया न्यूलैंड जैसे ब्यूरोक्रेट्स की स्पेस कम होगी। इसकी वजह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिजीम चेंज पॉलिसी है उसको भी एक डेंट लगेगा, और ट्रंप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स ढूंढेगा पूरी दुनिया में जो ट्रंप के साथ मिलकर चलने को तैयार होंगे। अदरवाइज ट्रंप भी उनको एलियनेट कर देगा और उनको मुंह भी नहीं लगाएगा।
पिछले 3 सालों में हमने देखा है कि इन मिसएडवेंचर्स और इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से पाकिस्तान ने कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं। सी पैक एक आइडियल अपॉर्चुनिटी था। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर आपके साथ बैठी हुई है और आपसे दोस्ती करने को तैयार है। आपने सी पैक से फायदा नहीं उठाया बल्कि उल्टा उनको नाराज किया। आपके पास 60% यूथ की ताकत थी, आपने उनको भी नाराज किया बार बार इंटरनेट की बंदिशों की वजह से। आपने फ्रीलांसर्स को यहाँ पर डिस्टर्ब करके रख दिया है। आपने खुद पाकिस्तान की यूथ को कोई चीज प्रोवाइड नहीं की थी। आपका काम था सिर्फ मिडल मैन बनना, उनको अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करना। आप वो भी नहीं कर सके बल्कि उसको बैन करते रहे। उसकी वजह से जो इस वक्त डिजिटल इंडस्ट्री के हालात हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हर इंडस्ट्री, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री हो, चाहे वो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री हो, चाहे वो फ्रीलांस इंडस्ट्री हो जो डिफरेंट काम करते हैं डिफरेंट स्किल्स के साथ, हर इंडस्ट्री को आपने नुकसान पहुंचाया है। आपने सी पैक की अपॉर्चुनिटी मिस की है, आपने यूथ को नाराज कर दिया है और आपने अपने जो पॉलिटिकल एलाइज थे उनको भी खो दिया है। इसके अलावा आपने इंटरनेशनल पार्टनर्स को भी नाराज़ कर दिया। तो मेरा सवाल ये है कि इन मिसएडवेंचर्स का क्या फ़ायदा हुआ। 2025 में हम एंटर हो रहे हैं, बहुत नई तब्दीलियां आ रही हैं पूरी दुनिया में, तो हमें भी एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हमने फिर वही खेल तमाशे जारी रखे तो आगे मज़ीद ख़राब होंगे हालात। लोगों का इस वक्त पाकिस्तानी रियासत से एतमाद ही उठ चुका है। दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक होंगे कि जिसकी यूथ से बात करो तो वो कहती है कि हमने तो पाकिस्तान से बाहर भागना है। ये हालात आपने पैदा कर दिए हैं कि पाकिस्तान में रहने को वो एक अजाब समझते हैं। कोई भी रियासत अपने लोगों के साथ जंग नहीं जीत सकती। अपने लोगों के साथ लड़ाई बंद करनी होगी। लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना होगा कि वो यहाँ पर बिजनेस करके रोजी रोटी कमा सकें। मिलियंस की तादाद में पाकिस्तानी हर साल मुल्क छोड़ जाते हैं और आपके जो फाइनेस्ट ब्रेन्स हैं वो बाहर चले जाते हैं। इसी को ब्रेन ड्रेन कहते हैं कि आपके जो सोचने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास दिमाग है, वो अल्टीमेटली बाहर निकल जाते हैं इन्हीं हालात की वजह से। कब तक हमने पाकिस्तान को इसी तरह बना के रखना है? इसी तरह अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने ही जड़ों को हमने काटना है और फ्यूचर जनरेशंस का कुछ नहीं सोचना। हमें टाइमली राइट डिसीजंस लेने होंगे ताकि इन्वेस्टमेंट्स वापस आएँ, पाकिस्तान के चाइना और अमेरिका के साथ ताल्लुक बहाल हों, अपने लोगों के दरमियान जो बदएतमादी की फ़िज़ा है वो ख़त्म की जा सके और नफ़रतों को पीछे धकेला जाए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में 2025 में आप पाकिस्तान को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। क्या यही फटीचर पॉलिसीज़ कंटिन्यू रहेंगी और खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर सैंक्शंस वगैरह में मज़ीद तेज़ी आएगी? क्या आपके ख्याल में हम खुद ही सही डिसीजंस ले लेंगे या हमें मार खा खा कर ही समझ आएगी? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।